लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर एक बार स्वागत। मैं अनंत मिश्रा। आज बात फिर उसी खबर की जो दुनिया भर में छाई हुई है। जी हां, इजराइल और ईरान। यूं तो पिछले 5 दिनों से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कभी तेल अवीव दहलता है, कभी तेहरान दहलता है, लेकिन अब कुछ घटनाक्रम दूसरी तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम कड़ियों को कड़ियों से जोड़ें तो संकेत जो निकलते हैं वो अच्छे नहीं है। संकेत ये कि कनाडा में जो G7 की एक शिखर वार्ता चल रही थी, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कल अचानक डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए निकलते हैं कि उन्हें कोई जरूरी काम से वापस लौटना पड़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका लौटने पर टिप्पणी करते हैं कि जरूर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए तैयारी कर रहा है और शायद ट्रंप को इस वजह से जाना पड़ा हो। ट्रंप तुरंत पलटवार करते हैं और कहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति को चीजों की समझ नहीं या वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। बात सवाल सीज फायर का नहीं, सवाल उससे बड़ा है। अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि सीज फायर की बात नहीं है, सवाल उससे बड़ा है। बात यहीं तक नहीं सीमित होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह भी कहते हैं कि तेहरान के लोगों को जल्दी से जल्दी तेहरान खाली कर देना चाहिए। मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी उनका लौटना, यह कहना कि सीज फायर की बात नहीं है, उससे कुछ बड़ी बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि तेहरान के लोगों को तेहरान तुरंत खाली कर देना चाहिए। कल्पना कीजिए आप, लगभग 1 करोड़ की आबादी का शहर क्या एकाएक खाली हो सकता है? संभव नहीं। किसी भी तरीके से कितने भी संसाधन लगा दो, लेकिन तुरंत खाली होना संभव नहीं। लेकिन जो मध्य पूर्व में हालात बने हैं, जो आग की लपटें निकल रही हैं, उसमें लगभग 10 लाख लोग, जी हां, कई छोटे छोटे शहरों की आबादी होती है, 10 लाख लोग तेहरान छोड़कर जा चुके हैं। जैसे उनको जगह मिल रही है, ट्रेन में, बस में, अपने वाहनों से या कुछ पैदल, क्योंकि सब में दहशत का माहौल है। और ये जब कड़ियां वो भी जोड़ के देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि निश्चित रूप से इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। कड़ी यही नहीं खत्म होती है, आगे कड़ी होती है कि भारत समेत कई देशों के लोग भी वहां से निकलने शुरू हो गए हैं। भारत के लोग आर्मेनिया के रास्ते से आ रहे हैं, कुछ दूसरे लोग अजरबैजान, अलग अलग जिसको जहां जगह मिल रही है वो तेहरान छोड़कर निकल जाना चाहता है। मतलब साफ है, तेहरान और इसके आसपास कुछ बड़ा हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि होगा, लेकिन जो कड़ियों को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो उसमें यही लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और फिर जो बची खुची आखिरी की कड़ी है, उसमें ईरान सरकार है, वो तेहरान में जितने भी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर है, सबकी छुट्टी रद्द कर देती है। मतलब उसे भी आशंका है कि इजराइल कुछ बड़ा कर सकता है। अब कड़ी थोड़ी यहां से आगे ले जाए, अगर चीजों पे नजर डालें तो खाड़ी में जितने भी अमेरिका के आधार हैं, बेस हैं, जहां उसके लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं, पनडुब्बियां आ गई हैं, वहां वॉरशिप आ गया है, और विमान में पेट्रोल भरने वाली, जो हवा से हवा में पेट्रोल भरने की, उसके लिए भी विमान, टैंकर विमान आ चुके हैं। तो सीधा जो ट्रंप कह रहे हैं कि बात सीज फायर की नहीं, इससे बड़ी है, तो क्या अमेरिका भी इस युद्ध में कूदने जा रहा है? जिसकी आशंका थी कि अमेरिका ने ईरान को जब 2 महीने का समय दिया था बातचीत के लिए, कि बातचीत की टेबल पर या तो समझौता करो और वरना तुम्हें तबाह कर देंगे, तो क्या इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं
कि वो ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उसको पूरी तरह नष्ट कर दे। 5 दिन के अंदर इजराइल ने जितने उसके पास साधन संसाधन थे उसने पूरा प्रयास करके और उनको ध्वस्त करने की कोशिश की है। और कल ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने ये दावा करके सनसनी फैला दी कि जो नतांज परमाणु संयंत्र है उसकी जो 15,000 सेंट्रीफ्यूज है वो नष्ट हो गई है। सेंट्रीफ्यूज परमाणु संयंत्र का वो भाग है, इंजन एक तरीके से कह सकते हैं, कि जो यूरेनियम को संवर्धन करके परमाणु बम की श्रेणी में ले जाने की तरफ सहायक होता है। तो जो भी कुछ नजारा यहां पर दिख रहा है उसमें अमेरिका की मौजूदगी, G7 का सपोर्ट, G7 ने जो कनाडा में बैठक चल रही है उसमें प्रस्ताव पारित किया और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसका पूरी तरह समर्थन किया। तो जब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर जो बन रही है, या जो तस्वीर हमें समझ में आ रही है, हो सकता है इस तस्वीर को अलग अलग लोग अलग अलग रंग के कैनवास से देखें। ट्रंप का जाना, G7 का समर्थन करना, तेहरान से लोगों का भागना, भारत समेत अनेक देशों का के अपने लोगों को निकालना और फिर डॉक्टर नर्स की छुट्टी कैंसिल करना। तो यहां जो सवाल उठ रहा है, जो कड़ियों से कड़ियां जुड़ रही हैं, उसमें लग रहा है कि खाड़ी देश मध्य पूर्व में कुछ बड़ा होने जा रहा है और अमेरिका जिसके पास वो ताकत है जो ईरान के पास नहीं है। अमेरिका के पास ताकत है, B-2 बॉम्बर्स ऐसे उसके पास विमान है जो बंकर, बड़े बड़े बंकर जो जमीन के अंदर बने हुए हैं उनको भी ध्वस्त कर सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर पहाड़ियों के बीच अमेरिका ने एक सुपर बम गिराया था जिसमें वहां पहाड़ियों तक को उसने काट दिया था। तो ऐसे में जो 5 दिन से इजराइल और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती की गांठें पड़ रही थी, जो थोड़ी अलग थी, खुल रही थी, क्योंकि इजराइल चाहता था कि बिना अमेरिका के वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन अब जैसा कि इजराइल का एक न्यूज चैनल है 14 जो नेतन्याहू का समर्थक भी माना जाता है, उसने आज एक खबर ब्रेक की है कि इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान पर हमले के लिए तैयार हो गया है। दिलचस्प है कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूदता है तो रूस और चीन का क्या नजरिया होगा। क्या वो अकेले ईरान को तबाह होते देखते रहेंगे? मैं तबाही की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो हो सकता है युद्ध महीनों चले और दोनों पक्षों को नुकसान हो। कभी उसके बिल्डिंगों को नुकसान हो, कभी उसकी इमारतों को नुकसान हो। लेकिन जब अमेरिका कूदता है और अमेरिका और ईरान की अगर मुकाबला होता है तो अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वे ईरान को 5 दिन में ध्वस्त कर सकता है। कम से कम उसके जो परमाणु संयंत्र हैं उनको इस हालत में पहुंचा सकता है कि वो फिर से परमाणु बम बनाने की अगर सोचे तो उसको कम से कम 10 साल लगे। कितना पैसा इसमें जो ईरान ने लगाया है वो बर्बाद होगा। तो हो सकता है कि अमेरिका युद्ध में पूरी तरह नहीं कूदे, तेहरान की इमारतों, उनके सैनिक ठिकानों पे हमले नहीं करे, लेकिन अमेरिका की जो चिंता है भविष्य को लेकर, जिसको वो समय समय पर जाहिर भी करता रहता है, उसका ये मानना है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने चाहिए। उसकी रट वो पिछले कम से कम कई सालों से लगाए हुए हैं। और जब पिछले अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ बातचीत टूटी थी तब भी उनका यही कहना था कि ईरान को हम किसी भी हालत में परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। तो अब देखना आने वाले दिनों में ये जो बड़ी लड़ाई, जो कुछ बड़ा होने की आशंका हम जाहिर कर रहे हैं, क्या वो आज रात में हो जाएगी या उसके लिए अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। लेकिन ये मानकर अब चला जा सकता है, कड़ियों को कड़ियां जो हमने जोड़ी हैं ये आप सबके दिमाग में आती होंगी कि ये निर्णायक लड़ाई है और अमेरिका शायद आर पार की लड़ाई के लिए अब तैयार हो गया है।
और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन दुनिया के लिए कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज एक खबर तो हमने चर्चा की इजराइल और ईरान के बीच अमेरिका की एंट्री की आशंका की, संभावना की। दूसरी बात बिहार की। जी हां, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस महीने के आखिर में बिहार के दौरे पे जाने वाले हैं। मतलब बिहार में जो विधानसभा के चुनाव इस साल होने हैं उसके लिए बिगुल एक तरीके से बच जाएगा। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, वहां पे तैयारियां शुरू हो गई हैं उनकी। और आज से नहीं, पिछले 3 साल से सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के बाद से लगभग 1 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनकी गठबंधनों की बैठकें भी हो रही हैं, क्या मुद्दे उठाए जाएं वो भी हो रहे हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, 3 जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए एक बहुत ही विशिष्ट क्लिष्ट राज्य है। ऐसे राज्य जहां हिंसा की, टकराव की आशंका अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा होती है। और बिहार जहां 243 सीटें हैं वहां 4-5 चरणों में चुनाव होता है। लोकसभा में तो 5-5, 6-6 चरणों में चुनाव होता है। तो जाहिर है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर बिहार जा रहे हैं और इतनी जल्दी जा रहे हैं, अमूमन जहां वो चुनाव होते हैं तो महीना 1.5 महीना पहले जाते हैं, आखिरी तैयारियां जब अधिकारी जाते हैं उसमें और कुछ सुधार की गुंजाइश हो उस मुद्दे पर मीटिंग करने के लिए। लेकिन जून के अंत में अगर वो जा रहे हैं तो इसका मतलब 4 महीने पहले जा रहे हैं और कई प्रमंडलों का, कई जो संभागों का वो दौरा करेंगे और सारी स्थितियों को समझेंगे कि वहाँ क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है, कौन से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, कौन से अति संवेदनशील हैं। चुनाव आयुक्त के बिहार जाते ही, जिसको मैंने पहले भी कहा कि एक तरीके से विधानसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल बच जाएगा। अब सबके मन में यही सवाल कि क्या 15 साल, 20 साल से लगभग सत्ता से बाहर राज्य का मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जिसके मुखिया हैं, तेजस्वी प्रसाद अभी उसकी कमान संभाल रखे हैं, क्या वह फिर से सत्ता में वापसी करेगा? पिछले चुनाव में दोनों गठबंधन, भाजपा और जेडीयू गठबंधन और तेजस्वी प्रसाद की आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के बीच में मामूली सा अंतर रह गया था जीत हार में, सत्ता की दहलीज पहुंचने में। तो क्या तेजस्वी यादव जो 2005 के बाद उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है, क्या वह एक बार फिर से अपनी पार्टी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाएंगे? जेडीयू के सामने, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार के सामने ये कि पिछले 20 साल में कुछ 1-2 साल का समय छोड़ दो तो नीतीश कुमार ने ही बिहार की बागडोर संभाल रखी है। जैसे एक बार समय में कहा जाता था 90 के दशक में, 1990 से 2005 तक 15 साल समोसे में आलू, बिहार में लालू। मतलब जैसे समोसा आलू के बिना नहीं बन सकता, वैसे बिहार लालू के बिना नहीं चल सकता। लेकिन परिस्थितियां बदली और 2005 के बाद जब राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई उसके बाद वो 20 साल से सत्ता के बाहर है। और तमाम प्रयासों के बावजूद बहुत सारे माई का गठबंधन हो, जो मुस्लिम यादव का या अति पिछड़े वीआईपी पार्टी को भी अपने में शामिल किया, उन्होंने कम्युनिस्ट का के साथ भी हाथ मिलाया पिछले चुनाव में, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन सबसे बड़ी अब लड़ाई वहां पे जो उभर के आ रही है बिहार की तस्वीर, वहां ये आ रही है कि दोनों जो गठबंधन है उसके बड़े दल, यानी अभी जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए, उसमें भाजपा बड़ा दल है और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें राजद बड़ा दल है। पिछली बार की जो लड़ाई हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 पे जीत गई, और 110 से के आसपास सीटों पर चुनाव जेडीयू लड़ी, लेकिन वो 45 सीटों पे ही जीती। मतलब दोनों सीट दल बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर लड़े, लेकिन एक ने 74 सीट जीती और एक सिर्फ 45 सीट पे समट गई। ऐसी ही कहानी कुछ दूसरे गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन, वहां भी
तेजस्वी प्रसाद की जो पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद, वो 140 सीटों पर लड़ती है और 75 सीटें जीतती है। मतलब उसकी स्ट्राइक रेट जो होती है, जीतने की जो दर है उसकी, वो 54%, 54% सीटों पर वो जीतती है जितनी लड़ती है। दूसरी तरफ गठबंधन में शामिल कांग्रेस, वो 70 सीटों पर लड़ती है और सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाती है। मतलब उसकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 27%। तो एक तरफ तेजस्वी की स्ट्राइक रेट 54%, कांग्रेस की स्ट्राइक रेट सिर्फ 27%, आधी स्ट्राइक रेट। तो अभी पिछले दिनों महागठबंधन की सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर पहली बार जो बैठक हुई, उसमें अपना आकलन पेश किया गया। तो तेजस्वी ने साफ कर दिया कि हमारी पार्टी 143 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी, जो पिछली बार उसने लगभग लड़ी थी, और 100 सीटों पर हम दूसरी पार्टियों को एडजस्ट करेंगे। अब सवाल वही आता है, वहां पे जो गठबंधन में शामिल लोग हैं, जैसे कम्युनिस्ट गठबंधन है, वाम मोर्चा, उसको हालांकि सीटें पिछली बार बहुत कम मिली थी, लेकिन फिर भी वो 12 सीटें जीता था। तो उसका कहना है कि स्ट्राइक रेट अगर हमारी अच्छी है, जीत का हमारा आंकड़ा दर अच्छी है, तो हम कम सीटों पर क्यों चुनाव लड़े। लब्बो बिहार की राजनीति का ये निकल रहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस गठबंधन को यह समझाने की कोशिश में है कि अगर आप 70 सीटों पर लड़ने की अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो फिर हो सकता है महागठबंधन को नुकसान पहुंचे। आप उन दलों को सीटें दीजिए जो जीतने की स्थिति में है। और पिछली बार अगर कांग्रेस 30 सीटों पर कम लड़ी होती, जो निश्चित रूप से तेजस्वी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, ये तेजस्वी का मानना है। और उन्होंने आंकड़ों के साथ जो बैठक हुई विस्तार से, उसमें अपनी बात रखी कि अगर हम आपको एनडीए को, बीजेपी को रोकना है अगर, तो कुछ सीटों का त्याग करना पड़ेगा। अब राजनीति में कहते हैं ना कि त्याग की बातें करते सब हैं, घोषणा पत्र में, भाषणों में सब त्याग की करते हैं कि हमको सिद्धांतों के लिए कई बार त्याग करना चाहिए, लेकिन जब सीट की लड़ाई होती है, उनके कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं और कई बार महागठबंधन टूट भी जाते हैं। ऐसे ही उदाहरण भाजपा गठबंधन का है कि वहां अभी जो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं, एनडीए के साथ है, लेकिन उन्होंने अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या ये भाजपा को दबाव में लाने की रणनीति है, या फिर एक तबके का मानना है कि अगर चिराग पासवान सारी 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान भाजपा को कम और आरजेडी और कांग्रेस को ज्यादा होने वाला है। तो और बहुत से छोटे छोटे दल हैं, वीआईपी दल है, हम हैं, जीतन राम मांझी है, वाम मोर्चा में जो माले ग्रुप है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक समय बिहार का ही पार्ट था, बिहार झारखंड, उन्होंने भी तेजस्वी यादव से मिलकर अभी 12 सीटों की डिमांड रखी है। तेजस्वी ने उनसे साफ कर दिया कि आरजेडी में आप अगर गठबंधन चाहते हैं तो झारखंड के अंदर आप बड़ी ताकत होंगे, वहां आप जैसा चाहेंगे वैसी चलेगी, लेकिन बिहार में तो तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी ही है और जितनी सीटें, कितनी सीटें आपको देनी चाहिए वो पार्टी तय करेगी। आप हमको दबाव में लाने की स्थिति में नहीं हो सकते। तो हर राज्य की तरह जो आने वाले ये 3-4 महीने हैं, ये बिहार की राजनीति में भी बहुत उठापटक होने वाली है। चुनाव आयोग की टीम जब जाएगी बिहार इस महीने के अंत तक, उसके बाद एक महीना जुलाई का बरसात का छोड़ दो, जो काफी बरसात होती है जुलाई अगस्त, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां वहां भी जारी रहेंगी। और भाजपा की जो सबसे बड़ी टीस के बड़े राज्यों में, बिहार में उसका आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। 74 सीटें जीतने के बावजूद 45 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और कल भी भाजपा के नेताओं ने ये सार्वजनिक घोषणा की है कि हम नीतीश से आगे नहीं चलेंगे, हम नीतीश के पीछे चलेंगे। मतलब साफ है कि भाजपा विधानसभा चुनाव तक नीतीश की पार्टी को नाराज नहीं करना चाहती। भले ही वो पिछली बार 110 सीटें लड़कर 45 पे जीते हों,
लेकिन सार्वजनिक संदेश भारतीय जनता पार्टी यही देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार बिहार में हमारे गठबंधन के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है। लेकिन पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह प्रयासरत है कि इस बार नीतीश की पार्टी को कम सीटों पर राजी किया जाए, ताकि भाजपा का जो गठबंधन है वो एक बार फिर से बिहार में सरकार बना सके और भाजपा ज्यादा सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री बना सके। तो आज के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।